ये है प्रश्न संख्या 71 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के परिणाम हैं। कौन से जो है बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के परिणाम हैं। तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं पृथ्वी को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। एक बहिर्जनिक प्रक्रिया और वहीं जो है दूसरी अंतर्जनिक प्रक्रिया होती है। और यहाँ क्वेश्चन में बहिर्जनिक प्रक्रियाओं से संबंधित रिजल्ट के बारे में पूछा गया है, जिसमें पहला ये कह रहा है कि निरावृत पहाड़ियाँ क्या बहिर्जनिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। तो अपर्दन और निक्षेपण यानी कि प्रक्रियाओं से निरावृत पहाड़ियों का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो है पहला कथन इसमें सही है, पहला कथन सही है। तो विकल्प बी यहाँ पर गलत है। कि भूकंप तो अंतर्जनित जो प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से जो है भ्रंशन और बलन की प्रक्रियाएं शामिल होती है। और भ्रंशन से जो है भूकंप की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये अंतर्जनित में शामिल है। वलन से जो है वलित पर्वत का निर्माण होता है, ये भी अंतर्जनित में शामिल है। इस प्रकार 2-3 जो है अंतर्जनित में शामिल है और 2-3 अंतर्जनित में शामिल है। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर निकल के आ जाएगा कि 1-4 जो है इसका सही उत्तर है। और मृदा विसर्पण भी जो है ये बहिर्जनित प्रक्रिया में जो है शामिल है। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है दक्कन पठार में लाल और पीली मृदाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं। इन मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि इनका विकास रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो बिल्कुल सही बात है। इनका जो विकास होता है ये आग्नेय चट्टानों पर होता है। इसमें जो है लौह की मात्रा अधिक होती है और इसलिए जो है यह लाल कलर की दिखती है। लौह की मात्रा अधिक होने के कारण दक्कन पठार में जो है यह मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और जिन क्षेत्रों में जो है जलायोजन हो जाता है इन मिट्टियों में तो वो मृदाएं जो है पीली होने लगती है, यानी पीली दिखती है जब उसमें जल के कुछ अंश जो है समाहित हो जाते हैं। और ये लाल पीली मृदाएं दक्कन पठार में पाए जाते हैं। पहला कथन सही है। दूसरा ये कह रहा है कि मृदा का लाल रंग लौह धातु के विसरण के कारण होता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। 1-2 दोनों कथन सही है। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि महासागरीय अधस्थल के भाग के रूप में महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। तो महासागरीय अधस्थल के भाग महासागरीय जो अधस्थल होते हैं उसके एक पार्ट के रूप में महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में इन दोनों के जो है संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन यह कर रहा है कि यह महासागर का सर्वाधिक उथला भाग होता है। यह महासागर का सर्वाधिक उथला भाग होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सही बात है कि यह जो है महासागर का सर्वाधिक उथला भाग होता है। वैसे बात करें तो महासागरीय जो अधस्थल होते हैं, महासागरीय अधस्थल की बात करें तो इसे जो है 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद दूसरे की बात करें तो महाद्वीपीय ढाल जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानते हैं। वहीं तीसरे की बात करें तो गहरे सागरीय तल जिसे डीप सी प्लेन के नाम से जानते हैं। और चौथे की बात करें तो महासागरीय गर्त जिसे ओशियनिक डिप्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो है महासागरीय अधस्थल को हम 4 भाग में बांटते हैं। और बात करें महाद्वीपीय मग्न तट की तो यहाँ पर दूसरा जो शब्द दिया गया है वो महाद्वीपीय मग्न तट की बात की गई है। तो महाद्वीपीय मग्न तट प्रत्येक महाद्वीप का जो है विस्तृत सीमांत होता है, यानी कि सबसे अंतिम वाले भाग जो कि सागर से सटे होते हैं, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है। और यह महासागर का सर्वाधिक उथला भाग होता है और जिसकी औसत प्रवणता जो होती है 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। और यह मग्न तट प्रायः अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे मग्न तट अवकाश भी कहा जाता है। और इसलिए जो है पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा कथन ये करा है कि महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। महाद्वीपीय मग्न तट की जो चौड़ाई होती है एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय मग्न तटों की औसत
चौड़ाई लगभग औसत एवरेज चौड़ाई की बात करें तो इनके मग्न तट की औसत चौड़ाई जो है लगभग 80 किलोमीटर है। लेकिन आर्कटिक महासागर में जो है साइबेरियाई मग्न तट जो है वो विश्व में सबसे बड़ा मग्न तट है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि आर्कटिक महासागर में एक साइबेरियाई मग्न तट है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मग्न तट है और इसकी चौड़ाई जो है 1500 किलोमीटर है, जो कि एवरेज से काफ़ी अधिक है। और यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है सही है। तीसरा कथन ये कह रहा है, पहला दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट पर प्लवकों की उपलब्धता के कारण समृद्ध मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है, क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट जो है ये अत्यधिक भौगोलिक महत्व के होते हैं और इनका उथलापन सूर्य के प्रकाश को जल में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। ये प्लवकों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, जिस पर सतह और तल पर भोजन ग्रहण करने वाले विभिन्न मछलियां विकसित होती हैं। यही कारण है कि महाद्वीपीय मग्न तट विश्व के सर्वाधिक समृद्ध मत्स्य क्षेत्र होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो न्यूफाउंडलैंड का जो है ग्रैंड बैंक, ये मत्स्य के काफ़ी जो है समृद्ध क्षेत्र है। इस प्रकार तीसरा कथन भी सही है। विकल्प डी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 3 तीनों कथन यहाँ पर सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्षण के रूप यानी कि वर्षा के जो रूप होते हैं उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो वर्षण की बात करें तो वर्षा जो है मुख्य रूप से जब जल के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। और जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और वर्षण हिमतुलों के रूप में होती है तो उसको हिमपात कहते हैं। और जब इसमें जब आर्द्रता क्रिस्टलों के रूप में निर्मुक्त होती है तब इन रवे यानी कि हिमतुलों का जो है ये निर्माण करते हैं। तो पहला कथन ये कह रहा है कि हिम का निर्माण जो है तापमान के 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने और आर्द्रता के षटकोणीय रवों यानी कि क्रिस्टलीय रवों के रूप में निर्मुक्त होने की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है और पहला कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प बी और डी जो है गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि ओले का निर्माण वर्षा जल के ठंडी अनुक्रमिक परतों से होकर गुजरने और बर्फ की कई संकेंद्रित परतों के निर्माण की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है। ओले का निर्माण जो है वर्षा जल के ठंडी अनुक्रमिक परतों से गुजरने पर इसके बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़े के रूप में परिवर्तित होने से होता है। इनमें एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतें अवस्थित होती हैं और इस प्रकार जो है दूसरा कथन भी सही है। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पर सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। यहाँ पर अटलांटिक महासागर के धाराओं को चुनकर आपको निकालना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आप यहाँ पर सही उत्तर चुन सकते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर बेंगुआला धारा की। तो अटलांटिक महासागर में जो है बेंगुआला धारा, बिल्कुल यहाँ पर बेंगुआला धारा भी शामिल है जो कि एक कोल्ड करेंट है, ठंडी धारा है। और इस प्रकार जो है पहला इसमें शामिल है। पहला यदि शामिल है तो विकल्प बी जो है गलत हो जाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि कनारी धारा, तो कनारी धारा भी एक प्रकार का कोल्ड करेंट है और ये भी जो है अटलांटिक महासागर की धारा में शामिल है। और दूसरा यदि शामिल है तो यहाँ पर विकल्प सी जो है गलत हो जाएंगे। तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि अलास्का धारा, तो अलास्का धारा जो है ये प्रशांत महासागरीय धारा है और एक प्रकार की जो है गर्म धारा है जो कि अटलांटिक महासागर में शामिल नहीं है। तो इसलिए तीसरा विकल्प गलत हो जाएंगे। 1, 2, 5 जो है इसका सही उत्तर होगा। यानी कि लैब्राडोर धारा भी जो है अटलांटिक से संबंधित है। हालांकि हम्बोल्ट धारा की बात की जाए तो पेरू या हम्बोल्ट धारा जो कि ठंडी है, दक्षिण अमेरिका की धारा है और प्रशांत महासागर की ये धारा है। इस प्रकार जो है इसमें अटलांटिक महासागर की धारा में बेंगुआला, कनारी और लैब्राडोर शामिल है और ये तीनों जो है अटलांटिक महासागर की कोल्ड धारा है, ठंडी धारा है। इसे आपको ध्यान रखनी है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि ज्वार भाटा का उत्थान यानी कि ऊपर उठना और गिरना प्राकृतिक जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह समुद्र संबंधी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर सकता है। इस संदर्भ में ज्वार भाटा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो पहला कथन ये करा है कि ज्वार नदमुखों से प्रदूषित जल को बाहर निकलने में ये ज्वार भाटा सहायता करता है। तो क्या ज्वार भाटा ज्वार नदमुखों से प्रदूषित जलों को बाहर निकलने में सहायता करता है? तो यहाँ पर जो है पहला कथन यहाँ पर सही है कि ये ज्वार नदमुखों से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में सहायता करता है। दूसरा कथन ये करा है कि जहाज़ों को सुरक्षित रूप से उथले जल में पोताश तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है कि ये जो है जहाज़ों को सुरक्षित रूप से उथले जल में पोताश्रय तक यानी कि बंदरगाह तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। दूसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो है उत्तर निकल के इसका सीधा आ गया कि 1 2 3 4 चारों कथन इसमें सही है। चौथा कथन ये कह रहा है कि विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ज्वालामुखी से जो ऊर्जा निकलेंगी उसे विद्युत उपयोग के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसलिए सही है। तीसरा कथन ये कि मत्स्यन में सहायता करता है। तो यहाँ पर चौथा कथन भी जो है यहाँ पर सही है और विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। 1 2 3 4 चारों कथन इसमें सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि हिमालय में प्रायः मलबा अवधाव और भूस्खलन ये 2 प्रकार की घटनाएं होती है, मलबा का नीचे की तरफ धंसना या भूस्खलन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पर जो है सही उत्तर आपको बताना है। पहला कथन ये करा है कि हिमालय विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है, पहला कथन सही है। तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत है। हमारे देश में हिमालय में जो है मलबा अवधाव और भूस्खलन प्राय घटित होता है और इसके कई कारण हैं। पहला कारण हिमालय का विवर्तनिक रूप से सक्रिय होना और यह अधिकांशतः परतदार शैलों तथा संगठित और अर्ध संगठित निक्षेपों से निर्मित है। इसकी ढाल जो है तीव्र है। तो हिमालय अधिकांशतः असंगठित और अर्ध संगठित निक्षेपों से बना है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है और दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है गलत हो गया। तीसरा कथन ये करा है कि हिमालय में लघु अवधि में अत्यधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी जो है सही है कि हिमालय में लघु अवधि में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए भूस्खलन और मलबा अवधान के साथ इन स्थानों पर प्रायः शैलें सीधे नीचे गिरती है। और तीसरा कथन भी सही है। तो विकल्प बी गलत हो जाएगा। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। 1 2 3 तीनों कथन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि यह उत्तरी और पूर्वी मैदान में व्यापक रूप से विस्तृत है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा कि काली मृदा जो है दक्कन पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है, जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, गुजरात शामिल है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 5 राज्य जो है मुख्य रूप से इसमें शामिल है। पहला कथन जो है इसमें गलत है। दूसरा कथन यह कर रहा है कि यह सामान्य तौर पर मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है सही है। दूसरा कथन जो है यहाँ पर सही है कि यह सामान्य तौर पर जो है गहरी होती है, मृण्मय होती है और अपारगम्य होती है। गोदावरी और कृष्णा के ऊपरी क्षेत्रों में और दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में काली मृदा जो है अत्यंत गहरी है और इन मृदाओं को रेगुर मृदा या काली कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें रेगुर मृदा या कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है। तो तीसरा कथन जो है यहाँ पर तीसरा कथन सही है और 2 3 दोनों सही है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा, यानी कि केवल 2 3 कथन जो है यहाँ पर सही है। पहला कथन जो है यहाँ पर गलत है। और रासायनिक रूप से बात करें तो काली मृदा जो है चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इस सब में जो है प्लस होती है, यानी इसमें ये काफ़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। वहीं फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। और इसके कलर की बात करें तो गाढ़े से जो है इसका रंग जो है गाढ़े काले से लेकर धूसर तक होता है और ऐसे आप इसे
ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ जो है विकल्प बी जो है सही उत्तर है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 और प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है उपयुक्त में से कौन सी झीलें हिमनदन के कारण बनती है। तो हिम नदी से जो है कौन सी झीलें इसमें बनती है। पहला कथन इसमें ये पहला कह रहा है कि रिफ्ट घाटी झीलें। तो रिफ्ट घाटी झीलें जो हैं, रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण पृथ्वी के दो खंडों के परस्पर दूर होने और इनके मध्य के भाग के नीचे की ओर धंस जाने की स्थिति में होता है। रिफ्ट घाटियाँ जो होती है वो गहरी, संकरी और लंबी होती है और इसलिए रिफ्ट घाटियों के किनारे पर निर्मित झीलें भी गहरी, संकरी और लंबी होती है। उदाहरण के लिए तंजानिया और मलावी झीलें की बात करें तो यहाँ पर जो है दूसरा इसमें शामिल नहीं है, ये हिमनदन के कारण शामिल नहीं है। पहला कथन जो है इसमें गलत है, इसमें यहाँ पर सीधा इसका उत्तर निकल के आ जा रहा है कि बी जो है इसमें सही है, 2, 3 सही है। गिरिताल झीलें की बात करें तो पर्वतीय भाग के हिम द्वारा कटने से निर्मित ये झीलें होती हैं और इनमें 3 ओर से जो है खड़ी किनारों वाली ढाल होती है, जबकि एक छोर जो है इसके खुला होता है और इसका तल सपाट होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो यह जो है गिरिताल के रूप में विकसित होती हैं। इस प्रकार दूसरा जो है इसमें सही है। केतली झीलें की बात की जाए तो केतली झीलें जो होती हैं वो घाटियों की हिमोड क्षति यानी कि हिम की जो बर्फ़ की जो क्षति होती है उसके कारण निर्मित होती हैं और इस प्रकार जो है दूसरा तीसरा इसमें सही है, जबकि पहला जो है इसमें गलत है और दूसरा तीसरा सही है। तो विकल्प बी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 और प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रभाव स्वरूप ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य उत्तर हिंद महासागर की धारा का पूर्ण व्युत्क्रमण होता है। क्या कोरियोलिस बल के कारण या थर्मोहेलाइन परिसंचरण के कारण या प्रतिविषुवतीय धारा के कारण या मानसून पवन के कारण। तो यहाँ पर मानसून पवन जो है इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है ग्रीष्म और शीत ऋतु के मध्य उत्तर हिंद महासागर की धारा के पूर्ण व्युत्क्रमण के लिए। तो मानसून पवनों में जो है परिवर्तन के कारण धाराओं का जो है उत्तर हिंद महासागर में पूर्ण व्युत्क्रमण होता है। ग्रीष्म ऋतु में जून से अक्टूबर के दौरान जब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी होता है तब दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवाह के रूप में धाराओं का प्रवाह दक्षिण पश्चिमी दिशा से होता है और दिसंबर से प्रारंभ शीत ऋतु में इस प्रवाह का व्युत्क्रम हो जाता है। और क्योंकि इस समय उत्तर पूर्वी मानसून धाराओं को उत्तर पूर्व दिशा से उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में प्रवाहित करता है, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं सर्वाधिक स्पष्ट रूप से महासागरीय धाराओं के परिसंचरण पर पवनों के प्रमुख प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं और मानसूनी पवन जो है इसका मुख्य रूप से कारण है और विकल्प डी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा।